class first year and second year ICOM, first year statistics और second year ICOM business statistics, chapter number 2, lecture number 2। आज हमारे पास टॉपिक है relative frequency, percentage relative frequency, cumulative frequency। relative frequency, the frequency of a class divided by the total frequency of all the classes, कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल क्लासेस की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस, सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ से मुराद क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस, तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का टोटल, और एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, एफ ओवर सम ऑफ एफ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। द टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 1 यूनिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो यूनिटी के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अ टेबल शोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इफ वी मल्टीप्लाई द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100, कि अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वी obtain the percentage relative frequency। A table showing percentage relative frequency is called as percentage relative frequency distribution। Cumulative frequency, the total frequency of all the classes less than the upper class boundaries of a given class is called cumulative frequency of that class। The total frequency of all the classes less than the upper class boundary of a given class is called as cumulative frequency of that class। Given the frequency of the 5 classes, मसलन हमारे पास ये 5 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 6, 7, 3, 4। फाइंड द कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाएगी? अब हमने ये फ्रीक्वेंसीज ली हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस की। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2, तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। नेक्स्ट कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये 6 इस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड होगा। अब ये नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी इसकी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, पिछली कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड होगा। फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। अब फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 2, टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी है 22, तो 2 डिवाइडेड बाय 22, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं मेक द क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री बनानी है। अब इन मिड पॉइंट में जो गैप है वो 5, 5 का है, तो हम क्या करेंगे, इस गैप को h से जाहिर करेंगे और फिर उस गैप के हाफ लेंगे, उसका हाफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो 32 में 5 गैप है, इन क्लासेस में गैप क्या है, 5 का
गैप है, तो उस गैप को हम इंटरवल कहते हैं। तो इन क्लासेस के दरमियान जो इंटरवल है वो 5 का है, तो हम उस इंटरवल का हाफ लेंगे, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ आ जाएगा 2.5। अब 32.5 में से 2.5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर लोअर क्लास बाउंड्री और ऐड करने पर अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ये देखें, क्लास बाउंड्री x, इन क्लासेस को x से ज़ाहिर किया है, तो x माइनस h/2 यानी कि क्लास इंटरवल का हाफ पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर लोअर लिमिट आएगी और ऐड करने पर अपर लिमिट आएगी। तो इस तरह से हर क्लास में से क्लास इंटरवल का हाफ पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर लोअर लिमिट और ऐड करने पर अपर लिमिट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, मेक मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्री फ्रॉम द डाटा। ये गिवन डाटा है हमारे पास। अब देखें, इसकी क्लास लिमिट्स हैं 60 to 62, 63 to 65, 66 to 68, 69 to 70, 72 to 74 और ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब हमने मिड पॉइंट बनाने हैं। मिड पॉइंट क्या है? एवरेज ऑफ ईच क्लास। हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज ऑफ ईच क्लास लिमिट इज़ कॉल्ड क्लास मार्क या मिड पॉइंट। अब क्लास बाउंड्री क्या है? फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 62 है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 63 है। फिर उससे अगली क्लास की अपर लिमिट 65 है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 66 है। फिर 68 है, अगली क्लास की लोअर लिमिट 69 है, 71 है, तो नेक्स्ट अगली क्लास 72 से स्टार्ट हो रही है। 1 के फ़र्क से शुरू हो रही है, तो उस 1 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो अब 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में ऐड। 1 के गैप से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही हैं यहाँ, जैसे 62 पे एंड है, 66 से स्टार्ट है, 65 पे एंड है, तो 66 से स्टार्ट है। तो 1 का फ़र्क है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। तो 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। उसके बाद व्हाट आर द क्लास बाउंड्री एंड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब ये हमारे पास एक क्लास दी गई है 3.5 to 4.6। अब इस क्लास की क्लास बाउंड्री क्या बनेगी? 3.45 और 4.65। वो इस तरह से कि इनके दरमियान जो गैप है वो 0.1 का है, तो उसको हम 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद लोअर लिमिट में माइनस किया और अपर लिमिट में ऐड कर दिया। अब ये देखें ना, 0.1 का फ़र्क है यहाँ पर इस जुज़ में। ये 0.1 के फ़र्क से शुरू होगी अगली क्लास, यानी कि ये आ जाएगा 3.5 है तो 4.6, तो अगली क्लास आ जाएगी 4.7। तो ये हमारे पास 0.05, तो लोअर लिमिट में माइनस, 2 से डिवाइड करने पर लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में जमा करेंगे। तो क्लास बाउंड्री इनके दरमियान जो गैप है 1.2 का गैप है, 1.2 का डिफरेंस है। अब इनकी क्लास बाउंड्री ये 2.5, इसमें 2.5 सब्ट्रैक्ट किया, 2.5 इसमें 0.5 ऐड किया, तो माइनस के 2.5 और यहाँ पर 2.5 h हमारे पास इनका गैप आ जाएगा, 5 का गैप है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्राफ। ग्राफ से क्या मुराद है? ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और कर्व। किसी भी दिए गए डाटा को लाइंस या कर्व की शक्ल में जाहिर करना, टू शो द फ्लक्चुएशंस, उस डाटे की
अप्स एंड डाउन, उसमें जो वेरिएशन, जो फ्लक्चुएशन, जो चेंजेस आ रही हैं, उनको लाइंस या कर्व की सूरत में जाहिर करना ग्राफ कहलाता है। ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डाटा, ग्राफ जाहिर करता है मवाद को इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और कर्व टू शो द फ्लक्चुएशंस, ट्रेंड एंड अदर फीचर्स ऑफ द डाटा। डाटे के रुझान को, डाटे के जो दीगर फीचर्स हैं उनको, डाटे के उतार चढ़ाव को लाइंस या कर्व्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। हिस्टोग्राम, जिसे हम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ 4 तरह के होते हैं: हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, कर्व या फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव या कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। व्हाट इज हिस्टोग्राम? Histogram, a frequency histogram or histogram is a set of adjacent rectangles for a frequency distribution। एक frequency distribution के इस तरह से rectangles adjust किए जाएं कि एक rectangle दूसरे rectangles के साथ जुड़ा हुआ हो। एक rectangles दूसरे rectangles के साथ जुड़ा हुआ हो तो हिस्टोग्राम ये इस तरह से, ये है हिस्टोग्राम की शक्ल जैसे वो बात कर रहा है। ये कि वन रेक्टेंगल्स टू एडजेसेंट टू अनदर रेक्टेंगल्स, ये वन रेक्टेंगल्स जो दूसरा रेक्टेंगल उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये है हिस्टोग्राम। तो इसे लगता है कि फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम or a histogram is a set of adjacent rectangles for a frequency distribution such that the area of each rectangle is proportional to the corresponding class frequency। हर rectangles का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका, हर rectangles का जो एरिया है वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के तनासुब से होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से होता है। वी टेक द क्लास बाउंड्री अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। इसको बनाने के लिए हम इसकी क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर। इफ द क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स ओवर एन अनइक्वल क्लास इंटरवल, तो उनका जो क्लास इंटरवल है, उनकी जो लेंथ है, वो उनकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी? अनइक्वल होगी। क्लास इंटरवल इज टू बी एडजस्टेड। उसके बाद आ जाता है जी एक ग्राफ है जी हिस्टोरीग्राम। ग्राफ ऑफ ए टाइम सीरीज, यानी कि टाइम के लिहाज से जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसको टाइम सीरीज कहा जाता है। द ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। इट इज constructed by taking the time along the x-axis and values along the y-axis using an appropriate scale. Points are plotted and then these points are joined by the segment to get the required histogram. Frequency polygon. A frequency polygon or polygon is a many-sided closed geometrical figure and represent the frequency distribution। ये एक frequency distribution को represent करता है। It constructed by plotting the midpoint and the corresponding frequencies। midpoint को x axis पर और frequencies को y axis पर, and then connected them the straight line। फिर एक midpoint को दूसरे midpoint के साथ उसकी frequency के लिहाज से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो ग्राफ सच ड्रॉन डज नॉट रीच द एक्स एक्सिस, तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस को पर नहीं आता। सो वी ऐड द एक्स्ट्रा क्लास फीचर, तो हम एक्स्ट्रा क्लास फीचर्स को ड्रा करते हुए, ये देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शक्ल ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर मिड पॉइंट, इधर फ्रीक्वेंसीज,
और ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता, ये ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ तक आकर ये ख़त्म हो जाता है। फिर इसको पूरी शेप ज़ाहिर करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट ड्रा करते हैं, फिर ये एक्स एक्सिस के साथ टच करते हैं, तो ये एक क्लोज्ड फिगर है। तो ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। व्हेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ, जब एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक स्मूथ फॉर्म में हो, जैसे ये है फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इसको स्मूथ फॉर्म में, इस पॉलीगॉन को स्मूथ फॉर्म में बना देना फ्रीक्वेंसी कर्व है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ इट अप्रोचेज अ कंटिन्यूअस कर्व कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद ये ओगिव, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ है। ये अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये an ogive or the cumulative frequency polygon is a graph obtained by plotting the cumulative frequency of the distribution। इसमें y एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है और एक्स एक्सिस पर अपर या लोअर क्लास बाउंड्री को प्लॉट किया जाता है, और इस तरह से ये ग्राफ बनाया जा सकता है। चार्ट क्या है? चार्ट या डायग्राम इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा इन सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर। अब इसके सम डायग्राम्स हैं, जिनमें सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, परसेंटेज कंपोनेंट बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायग्राम्स हैं। उसमें सिंपल बार डायग्राम है हमारे पास, सिंपल बार डायग्राम। तो ये देखें, ये सिंपल बार डायग्राम की शक्ल है, ये वाली, ये सिंपल बार डायग्राम है। ये मल्टीपल बार डायग्राम है, ये कंपोनेंट बार डायग्राम है, और ये पाई डायग्राम है। इनको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, सिंपल बार डायग्राम, अ सिंपल बार डायग्राम इज अ सिंगल आइटम ऑफ द डाटा। इसमें एक वेरिएबल होता है, is called simple bar diagram or bar diagram. Bar diagram showing the total population of Pakistan in selected year। मुख्तलिफ सालों में सेलेक्ट की गई पॉपुलेशन को हम बार डायग्राम से जाहिर कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर इन डिफरेंट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 1995, 1995 में मुख्तलिफ इंडस्ट्री में वर्कर्स की तादाद को हम बार डायग्राम से जाहिर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम आ जाती है। मल्टीपल बार डायग्राम में इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इस तरह से पेक्टो डायग्राम है, पाई चार्ट है, दीगर और डायग्राम्स हैं। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में फ़र्क, ग्रुप डाटा वो है, अनग्रुप डाटा वो है जिसे डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में, और अनग्रुप डाटा वो है जिसे डिफरेंट क्लासेस में अरेंज किया जाए। रॉ डाटा को अनग्रुप डाटा कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्रुप डाटा कहते हैं।